तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक थ्योरम। और ये थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये आज की थ्योरम होने वाली है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सिमेट्रिक। और वहीं हमने डिस्कस किया था कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। इसी का एप्लीकेशन यहाँ होने वाला है। और इस फॉर्म के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वी हैव टू प्रूव दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। जैसा कि कहा गया कि एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, कल के लेक्चर से वो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर लिख दें तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। लेकिन जब हम ए को एक्सप्रेस करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, भाई ये तो हमें पता है ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रूव करके तो दिखाया नहीं। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें मालूम है। लेकिन जब हम किसी चीज का प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहां पे भी बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट को ड्रॉप कर दूं तो यहां से मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज नजर आ रहा है, प्लस के बाद इस ब्रैकेट से मुझे ए माइनस ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स, सिमिलरली एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स, बट विद नेगेटिव साइन। तो ए ट्रांसपोज वाली तो मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी और मिलेगा क्या, ए प्लस ए, यानी कि 2 टाइम्स ए हो जाएगा। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स अपने दुगने के इक्वल तो कम से कम नहीं होती। नन ऑफ द मैट्रिक्स एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ। ऐसी दुनिया में कोई मैट्रिक्स नहीं है जो अपने दुगने के इक्वल हो जाए एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो कितना भी मल्टीपल कर लो, नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू मान लिया 2 इंटू नल मैट्रिक्स, ठीक। क्योंकि जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ नल मैट्रिक्स तो सारा जीरो हो जाएगा। तो जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स।
चाहे उसको 3 टाइम्स बोलो 5 टाइम्स बोलो, वो तो एक अलग एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज कोई भी दुनिया की स्क्वायर मैट्रिक्स अपने डबल के इक्वल तो कम से कम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो जो इक्वेशन है आपकी वो बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 की मल्टीप्लाई की। अब अगर इसको ओपन अप किया जाए तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, हाफ ऑफ ए यानी a/2, और यहाँ पे मिलेगा a/2 ए ट्रांसपोज। सेकंड ब्रैकेट को ओपन करूं तो हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखो ये वाले मैट्रिक्स तो कैंसिल हो जाएगी, और इन दोनों में से अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं तो मुझे a प्लस ए मिलेगा। ए के अंदर ए को ही ऐड किया तो सारे एलिमेंट डबल हो जाएंगे, मींस 2 टाइम्स ए मिलेगा, और 2 से 2 कट जाएगा यानी ए आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो भी ए है, और राइट हैंड साइड क्या है, वो भी है। इसका मतलब अब ये परफेक्टली बैलेंस है। चलो, तो बैलेंस वाली बात तक हम पहुंच गए। हमने सबसे पहले इसको बैलेंस करना तो जरूरी था ही था। इसके बाद हमें दिखाना ये होगा कि ये वाली मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इसी तरीके से अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तभी ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम कहलाएगी। और अगर ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर इसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया कि इसको कुछ मान लिया, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, दोनों का सम एक मैट्रिक्स है, और अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो फिर से एक मैट्रिक्स है। तो कुल मिला के मैंने क्या किया कि P मान लिया कि वो है इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज के। सिमिलरली हमने कहा कि Q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। भाई पहले वाली मैट्रिक्स को P और दूसरे वाले को Q मान लिया, तब A की वैल्यू किसके इक्वल होगी, P प्लस Q के इक्वल होगी। ये बात सही है। अब देखने वाली बात और दिखाने वाली बात क्वेश्चन के अंदर ये होगी कि P सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स को एनालाइज करना कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी हैव टू ट्रांसपोज द गिवन मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स remain as such after transpose, then it is called symmetric. And if it changes its sign, then we can say that the given matrix is a skew symmetric matrix. तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना तो तभी पता चलेगा जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो टेकिंग P is equal to half of A plus A ट्रांसपोज। अब मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे राइट साइड का भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स, दोनों का सम एक मैट्रिक्स। तो मैं तो इसको रिजल्ट को देख रहा हूं, रिजल्ट इसका एक मैट्रिक्स है। तो हमने एक थ्योरम को स्टडी किया था जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज को स्टडी कर रहे थे, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर k कोई नॉन जीरो स्केलर हो और a कोई हमारी मैट्रिक्स हो और हम इसका ट्रांसपोज करें तो स्केलर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा आपको। तो सेम कंसेप्ट अगर यहाँ पे अप्लाई कर दी जाए तो इसका मतलब 1/2 के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, और जो मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही A प्लस A ट्रांसपोज के रूप में, हमें इसका ट्रांसपोज तो करना ही होगा। अब इसको हम कैसे देख रहे हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि A प्लस बी के रूप में देख रहे हैं। तो A प्लस बी का मतलब ये हो गया कि भाई पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और प्लस दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल कर दें तो 1/2 तो एज इट इज है ही है, तो पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और प्लस दूसरी मैट्रिक्स कौन है, जो भी है मैंने उसको बिना नाम लिए यहाँ पे रख दी,
और उसका तो मुझे ट्रांसपोज करना ही करना है, मैंने ब्रैकेट को क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पे मुझे डबल ट्रांसपोज दिखाई दे रहा, तो डबल ट्रांसपोज के बारे में हम ये बात इक्वल्स टू जानते हैं ए। कि इक्वल टू ए हो जाएगी, यानी कि वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाती है जिसका हमने ट्रांसपोज किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज से हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है ना, वो तो कम्यूटेटिव होता है, और अगर वो कम्यूटेटिव होता है तो इसका मतलब अगर मैं ए को पहले और ए ट्रांसपोज को बाद में लिखूं तो इसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इतने पार्ट पे मैं एक नजर डालूं तो ये वही मैट्रिक्स है जिसको थोड़ी देर पहले हम पी कह रहे थे। तो यानी कि हमने पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और जब इफेक्ट नहीं पड़ा तो पी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? पी के बारे में तो हम यही बोल सकते हैं ना कि भाई वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो पी के बारे में तो यही बोल सकते हैं कि भाई वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं सिमेट्रिक लिख दिया, समझ जाना इसका मतलब। पी कौन है भाई? पी तो हमारा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज था ना। तो इसका मतलब पी अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है? सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक। तो यानी कि ये तो हमने प्रूव कर दी कि ये सिमेट्रिक है, तो हमारे दिमाग में पक्की ये बात बैठ गई कि बची हुई जो मैट्रिक्स है वो तो इसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन प्रूफ में तो दिखाना पड़ेगा। तो हमने इसको कंसीडर किया कि हमने इसको ए मान लिया, वो सॉरी क्यू मान लिया, और क्यू तो पहले ही मान रखा, तो जस्ट यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग। अब हम क्यू को कंसीडर कर रहे हैं, क्यू क्या है भाई? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करके तो चेक होगा ही होगा, बिना ट्रांसपोज करे तो हम किसी रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं सकते। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें तो राइट हैंड साइड का भी ट्रांसपोज करना होगा, तो हमने राइट हैंड साइड का भी ट्रांसपोज किया, यानी कि ट्रांसपोज किया बोथ साइड। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 1/2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, और ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स के साथ, तो यानी कि ये क्या देने वाला है? पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और प्लस माइनस जो भी बीच में है वो तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और दूसरी मैट्रिक्स पहले से ही ट्रांसपोज के रूप में थी, अब हमारी नजरें इसको डबल ट्रांसपोज के रूप में देख रही है, तो डबल ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी याद आएगी आपको। और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई इससे तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल गया। और अगर दोनों मैट्रिक्स के अंदर से मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो जो मैट्रिक्स मेरी निगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो जाएगी। और इतना पार्ट जिसको हम डॉटेड कर रहे हैं, अगर इसको ठीक से देख रहे हैं तो ये वही मैट्रिक्स थी जिसको थोड़ी देर पहले हमने क्यू कहा था, और माइनस तो ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स अपना साइन बदलती हुई दिखाई दी, और जब ऐसा कहीं पाया जाता है तो हम उस मैट्रिक्स के बारे में कह सकते हैं कि भाई स्कीव वो मैट्रिक्स। तो स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो हुई स्कीव सिमेट्रिक। और अगर क्यू स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब तो ये हो जाता है ना कि क्यू कौन था? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वाली मैट्रिक्स इज ए स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू क्या था? ए इज इक्वल टू था पी प्लस क्यू। तो पी को प्रूव कर दिया कि वो सिमेट्रिक है, क्यू को प्रूव कर दिया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फाइनली हम क्या बात कह सकते हैं? फाइनली तो यही कह सकते हैं ना कि इट इंप्लाइज दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स इट। और यही हमारा प्रूफ था इस पूरी की पूरी थ्योरम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो थ्योरम आ जाती है या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो इस थ्योरम को हमने देखा, याद किया, इसको वेरीफाई किया, यानी कि इसका प्रूफ भी देख लिया। अब देखेंगे इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं,
उनको भी समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। अब हम आ जाते हैं आपकी बुक के ऊपर, और बुक के अंदर आप देखो, अब एक्सरसाइज 3.3 सब कुछ तो आप ही को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में तो ऐसा सच कुछ है ही नहीं। पहले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, मींस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो उसका ऑर्डर होता है आर बाई सी, वो भी इंटरचेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सी पहुंचेगा आर की जगह, आर पहुंचेगा सी की जगह। मींस कहने का ये है कि जो उसका ऑर्डर होगा दैट विल बी रिवर्स्ड, वो भी चेंज हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट करने में मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, और अगर आपको कहीं लग रहा हो तो मुझे अपडेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स बी दी गई है। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई वेरीफाई करो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू मैट्राइसिस ए एज वेल एज बी। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फिर एक नई मैट्रिक्स आएगी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद, और उसको मार्क करेंगे से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड को टेक ओवर करेंगे, वहां से ए ऑलरेडी हमारे पास है, ए ट्रांसपोज वहां से कैलकुलेट करेंगे, बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, चूंकि बी ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर से एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, और जब इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के रूप में, फिर हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या इक्वेशन नंबर 1 से जो मैट्रिक्स मिली इक्वेशन नंबर 2 से मिलने वाली मैट्रिक्स से आइडेंटिकल है या नहीं है, यानी कि उसकी लोकेशन पहले वाली की लोकेशन पे जो रखे हुए हैं एलिमेंट्स, क्या वही एलिमेंट्स दूसरे वाली मैट्रिक्स की लोकेशन पे भी रखे हुए हैं। A11 B11 के इक्वल होना चाहिए। आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर हमारा जो रिजल्ट है दैट विल बी वेरीफाइड। सिमिलर वे में प्रोसीड करोगे इसका आप सेकंड वाला पार्ट, जहां कहा जा रहा है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली। जो ट्रांसपोज है होल ट्रांसपोज के रूप में था, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए के साथ एज वेल एज बी के साथ, तो इजीली वेरीफाई हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए ट्रांसपोज दिया जा रहा है, एक मैट्रिक्स बी दी जा रही है, एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के रूप में, एक डायरेक्ट बी के रूप में दी जा रही है। और फिर से हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप वेरीफाई करके बताओ कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकालने में तो एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीधा रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। लेकिन ए का ट्रांसपोज दिया गया, लेकिन हमें ए की जरूरत है सो दैट वी कैन परफॉर्म ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड तो तभी परफॉर्म करेंगे ना जब ए मिलेगी। ए ट्रांसपोज दिया गया, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज है और हम उसका फिर से ट्रांसपोज करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पेरेंट मैट्रिक्स थी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल गेट ए, और ये ए मिलने के बाद बी ऑलरेडी हमारे पास डायरेक्टली दिया गया, तो यही क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आप करोगे। सिमिलर क्वेश्चन आपका है 4। ए ट्रांसपोज दिया गया जो 2/2 की मैट्रिक्स में आपको दिखाई दे रहा है, बी ट्रांसपोज दिया गया वो भी 2/2 की मैट्रिक्स में दिया गया, और आपसे ये कहा जा रहा कि ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। ए ट्रांसपोज दिया गया, फिर से ट्रांसपोज करेंगे ए तक पहुंचेंगे। अब हमें 2b परफॉर्म करना है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 से सभी एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2b हमें मिलेगा। ए ऑलरेडी मिल चुका है, 2b जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया, दोनों को सम अप करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें जो भी मिलेगी फिर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी द रिजल्ट करस्पॉन्डिंग टू ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज।
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसा कि पहले भी कहा गया था, रिवर्स ऑर्डर में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई में रखी हुई हो और उनका हमें होल ट्रांसपोज करना पड़े तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर मल्टीप्लीकेशन, वहां ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ओवर एडिशन, फिर बीच में जो सेकंड पार्ट हमारे बन रहे थे वहां पे ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ओवर सब्ट्रैक्शन, तो वैसे ही यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस कंसिडर होता है कि वो रिवर्स ऑर्डर में हमें मिलेगा। तो पहले हम ए इंटू बी करेंगे, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज करेंगे, और उधर बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे, और बी ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे। ध्यान क्या रखेंगे, ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए बी ट्रांसपोज को पहले लिखना होगा, आफ्टर दैट ए ट्रांसपोज लिखेंगे, और उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन को अंजाम देंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली, राइट हैंड साइड से भी एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चूंकि आइडेंटिकल मिलेंगे तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट की। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए दी जा रही है आपको, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक मैं अलग से वो लूंगा, तो कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और हैं जो आईआईटी जेई वगैरह में पूछी जाती हैं, मतलब थोड़ा सा एड ऑन पार्ट है जो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। जब उसका नाम आपको पता चलेगा, लगभग वो 5 प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बट अभी नहीं करेंगे, उसको कल करेंगे। ठीक है, वो एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, बट जानना बहुत बेहद ही जरूरी है कि अगर उस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई आपसे पूछ लेता है तो वो भी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। और जय, चूंकि तुम्हें तो आईआईटी को फेस करना है, तो क्यों ना अभी से ही थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जाना जाए। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 पे ही रहते हैं, और उसके पहले पार्ट की जैसा कि हमने बात करी, ए मैट्रिक्स हमें डिफाइंड है ऑलरेडी, और हमसे कहा गया कि भाई ये वेरीफाई करके बताओ कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता है। ए ऑलरेडी गिवन है, ए ट्रांसपोज हम परफॉर्म करेंगे, ए ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे मल्टीप्लाई करते वक्त, जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर का पूरा ध्यान रखेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स को पहले जगह दी गई है प्रोडक्ट के अंदर, तो ए ट्रांसपोज को पहले प्लेस किया गया, पहले रखा गया, तो हम भी ए ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स होगी उसको पहली प्लेस पे रखेंगे, और आफ्टर दैट ए को रखेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, और यहां से हमें मिलेगी आइडेंटिटी ऑफ द सेम ऑर्डर एज द पेरेंट मैट्रिक ए एंड बी। कहो तो करें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी आपको नजर आ रहा है, तो दोनों पार्ट बेहद ही आसान होने वाले हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जो कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और चूंकि यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा रखा है तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। ये नहीं कि मैंने तो फार्मूला याद किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है। थीटा एक एंगल है, वो किसी भी रूप में दिया जा सकता है, इट मे बी ए बी सी डॉट 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 एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा वॉट एवर इट मे बी। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए दी गई है, और इसमें कह रहा है कि भाई शो करो या वेरीफाई करो, जो भी लैंग्वेज है, मैं उसको पढ़ा भी नहीं अभी। वो कह रहा है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ही सिमेट्रिक या फिर इसकी सिमेट्रिक की बात करता है तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैट्रिक्स वो ही रह जाती है, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ पेरेंट मैट्रिक्स, तब तो वो सिमेट्रिक, और अगर वो अपना साइन चेंज कर देती है, ठीक है, तब वो इसकी सिमेट्रिक कहलाती है। तो ए का ट्रांसपोज करके देख लेना, अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी वो ए ही दिखती है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता उसके ऊपर, तो सिमेट्रिक, और अगर साइन चेंज कर देती है तो इसकी सिमेट्रिक। तो बहुत ही बेसिक होने वाला है।
इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। नीचे के दो पार्ट दिए गए हैं, दो पार्ट में से पहले पार्ट में ये कह रहा है कि भाई वेरीफाइड है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए तो है ही हमारे पास, ए ट्रांसपोज ऑलरेडी निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज परफॉर्म करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम क्या देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स के रूप में देख रहे हैं। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज से जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी क्या वो सिमेट्रिक है, ये तो वेरीफाई करना है, और होगी होगी वो। इसका मतलब क्या है कि उसका ट्रांसपोज करने के बाद हम ये शो कर देंगे सामने वाले को कि ट्रांसपोज करने के बाद इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये आज भी वैसी दिख रही थी जैसा ट्रांसपोज करने से पहले दिखती थी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक। और अगर अपना साइन बदल देती है जैसा कि नीचे वाले पार्ट में कह रहा, ए हम ऑलरेडी गिवन है, ए ट्रांसपोज फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, और वहां से हम माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बची वो वही मैट्रिक्स है जो ए माइनस ए ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिली थी। उसको आप चाहो तो क्यू भी मान सकते हो, इनिशियली पहले वाले पार्ट में पी माना जा सकता है। तो यानी कि क्यू ने क्या किया, अपना साइन चेंज किया आफ्टर ट्रांसपोज, तो फिर क्यू मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या कहलाएगी, इसकी सिमेट्री। तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स ए दी गई है और वो कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्या फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए दिया गया, ए ट्रांसपोज निकालना सीख ही लिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसके आगे बस 1/2 लिखते ही आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। क्योंकि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या चाहिए आपको, 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ आपकी इच्छा है, मर्जी है, आप चाहो 1/2 को सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर सकते हो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली, और इसी तरीके से आप 1/2 जो सेकंड इसका पार्ट है वहां पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एडिशनल काम अपनी तरफ से ये कर लेना जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, दोनों को ऐड करके देखना, और जब दोनों को ऐड करके देखोगे तो यू विल गेट ए मिल जाएगी आपको। तो इससे क्या होगा, इससे अपकमिंग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अपकमिंग क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि ईच एंड एवरी मैट्रिक्स विच इज गिवन इन द या फॉलोइंग मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अगर मैं जाऊं तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शुरू की मेरे ख्याल से दो मैट्रिक्स या 2/2 की, एक ही पहला और फोर्थ पार्ट 2/2 में दिया हुआ है, और जो आपका सेकंड और थर्ड पार्ट है वहां पे 3/3 दिया हुआ है। तो हमारे लिए तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ए ऑलरेडी हमारे पास है, हमें ए ट्रांसपोज तो कैलकुलेट करना ही करना है। फिर हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज परफॉर्म कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर देंगे, फिर उसके आगे 1/2 लगाएंगे, 1/2 की ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज से मिला, इसको हम पी मान लेंगे। इसी तरीके से ए ऑलरेडी हमारे पास है, ए ट्रांसपोज हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब परफॉर्म करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हम मान लेंगे कि Q इज इक्वल टू है हमारा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ, 1/2, फिर मैं रुका, इसका मतलब ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज से एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली, 1/2 उसके बाहर बैठा हुआ है, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी एलिमेंटों के साथ। पी और क्यू को ऐड करके देखो, जैसे ही आप पी और क्यू को ऐड करोगे बाई एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यू विल गेट ए, आपको ए वापस मिल जाएगी। इसका मतलब इसमें बीच में एक स्टेप हमने मिस कर दिया, क्योंकि हमें ये भी बताना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी हमने ऑब्टेन किया,
सिमिलरली क्यू हमने ऑब्टेन किया, पी का जरा ट्रांसपोज करके देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी कहां से आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज से। और ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वेरीफाई भी कर चुके हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो ऑलवेज हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। ठीक है, इसी तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में भी हम वेरीफाई कर चुके हैं कि ये हमारी क्या होती है, ऑलवेज स्कीव सिमेट्रिक होती है। तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने पी का ट्रांसपोज किया, पी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिमेट्रिक। क्यू को भी दिखाना पड़ेगा कि वो स्कीव सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज तो करना ही करना है। तो ट्रांसपोज करोगे और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज करने के बाद, वहां से आप जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो एंटायर मैट्रिक्स आपकी क्यू में बदलती हुई नजर आएगी। तो क्यू का ट्रांसपोज किया गया, रिजल्ट में आपको माइनस क्यू मिला। उसी रूम में बैठ के थोड़ा स्टडी करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ। उसके बाद आप पी और क्यू को ऐड करोगे, जैसे ही आप पी और क्यू को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने अभी फोरम में वेरीफाई किया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मे बी 2x2, इट मे बी 3x3, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और इससे पहले कि इस क्वेश्चन को टैब करो, आपको जाना होगा एग्जाम्पल नंबर 22 के साथ। तो 22 पे मार्क करो और उसके बाद आप ये सारे के सारे चारों के चारों पार्ट आप सॉल्व करने वाले हो। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी सही ऑप्शन है वो हमें चूज करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो ये कह रहा है कि भाई ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इतना जैसे ही उसने कहा, हमारे दिमाग में ये बात आई कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, और बी का ट्रांसपोज करें तो इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, ऐसा तो क्वेश्चन में कहा गया। अब वो कह रहा कि इसके बारे में बताओ क्या जानकारी रखते हो, ए बी माइनस बी, कि ये मैट्रिक्स कौन सी है। और क्योंकि यहाँ पे बात सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक की ही हो रही है, तो इसका मतलब या तो ये सिमेट्रिक होगी और या ये फिर स्कीव सिमेट्रिक होगी, और तो कुछ होना ही नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक, तो हमने इसको क्या किया कि क्यू लेट कर लिया, चाहे आप पी मान लो चाहे क्यू मान लो, कोई इश्यू है नहीं इसके साथ। तो हमने क्या किया कि भाई इस मैट्रिक्स को क्यू मान लिया। पता लगाना चाहते हैं कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स, मतलब मैं गिवन मैट्रिक्स का मतलब इसकी बात कर रहा हूं जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, दैट इज ए बी माइनस बी ए, क्या ये सिमेट्रिक है या स्कीव सिमेट्रिक है। तो मुझे ट्रांसपोज तो करना ही होगा। तो मैंने ट्रांसपोज किया, उसके बाद ही मैं किसी रिजल्ट तक पहुंचूंगा कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक। अब ये जो आपका ट्रांसपोज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी एंटायर मैट्रिक्स को जो प्रोडक्ट के रूप में रखी हुई है, मैं ए के रूप में देख रहा हूं और इसको मैं बी के रूप में देख रहा हूं। ठीक है, अगर कहीं भी हमें एक से ज्यादा मैट्रिक्स, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, रखी हुई नजर आ जाए, तो उसके रिजल्ट को देखो। रिजल्ट तो एक मैट्रिक्स ही है ना सिंपली, और मैट्रिक्स है तो ये मेरे लिए पहली मैट्रिक्स है, मेरे लिए दूसरी मैट्रिक्स है। बीच में माइनस या प्लस कोई भी बैठा रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों के साथ चला जाएगा। पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ना मैं ए बोल रहा हूं, ना मैं इसको बी बोल रहा हूं, ना मैं इसको ए बी बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं इसको पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और माइनस दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब जब यहां मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मैं अब इसको ए और बी के रूप में देख रहा हूं, यानी पहली मैट्रिक्स इंटू दूसरी मैट्रिक्स। तो रिवर्स ऑर्डर में तो मिलेगा इसका रिजल्ट, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा। माइनस यहां पे जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ट्रांसपोज को ए और बी के साथ, तो पहले रिवर्स ऑर्डर में ए आएगा और फिर बी आएगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज के बारे में तो हमें पहले से ही पता कि वो तो बी के इक्वल है, यहाँ पे देख लो। ए ट्रांसपोज के बारे में भी मालूम है कि वो तो ए के इक्वल है। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और जैसे ही इसमें से हमने माइनस बाहर निकाला तो जो मैट्रिक्स निगेटिव थी वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव थी वो निगेटिव साइन के साथ चली जाएगी। ये बात तो सही है। और ब्रैकेट के अंदर रखी वाली मैट्रिक्स पे अगर हम एक नजर डालें तो पता चलेगा यार ये तो वही मैट्रिक्स थी जिसको थोड़ी देर पहले हम क्यू कह रहे थे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और इसने तो अपना साइन ही बदल दिया, और जब साइन ही बदल दिया तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये हुआ ना कि क्यू हमारा क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हुआ। यस सर। और अगर क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू थोड़ी क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में तो ए बी माइनस बी ए था जिसको हमने क्यू मान के काम चलाया था कि बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े। इसका मतलब ये क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो रिजल्ट तक तो पहुंच गए, अब तो केवल ऑप्शन को तलाश करना है, ए बी सी डी में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगी आपको जो जहां लिखा होगा कि ये आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कहीं नजर आ रहा है? यस सर। जो यस भी सर। जो हाँ, जो जहां भी नजर आ रहा है बस वही इसकी राइट ऑप्शन है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ए पे सही है बी पे सही है, जो भी है वो आपके सामने है। क्लियर है ना ये तो? यस सर। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया एक मैट्रिक्स ए के रूप में, एलिमेंट भी देख लेते हैं। एलिमेंट के बारे में ये कह रहा है कि भाई कोस अल्फा साइन अल्फा, दूसरे कॉलम की अगर हम बात करें तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये कहता है दिया गया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा कुछ कहा। तब वो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, कि भाई अल्फा की वैल्यू निकालो। चलो तो ए तो है ही हमारे पास, ए ट्रांसपोज की जरूरत है, तो ए ट्रांसपोज निकालना तो बेहद ही आसान है। क्या करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। दोनों को ऐड भी करना है, तो ए एज क्या गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये गिवन है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए कौन है भाई, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सीधी वैल्यू लिख देता हूँ। A11 को उठाया B11 के साथ ऐड कर दिया तो 2 कोस अल्फा। सिमिलरली इसको उठाया इसके साथ ऐड कर दिया 0, इसको उठाया इसके साथ ऐड किया 0, और इसको उठाया इसके साथ ऐड किया तो 2 कोस अल्फा। तो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो वो भी हमें 2/2 की ही कंसीडर करनी होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बीच में कौन बैठा हुआ है, साइन ऑफ इक्वलिटी। यानी कि ये तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। तो मैंने यहां से A11 को उठाया और B11 के इक्वल डाल दिया, तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, और अल्फा तक मुझे जाना है तो 2 को तो हटाना पड़ेगा। तो कोस अल्फा क्या दे रहा है मुझे, 1/2, और अगर कोस अल्फा मुझे 1/2 दे रहा है तो कोस की टेबल में जब मैं एंटर करता हूं तो मुझे 1/2 60 किस डिग्री। एंगल के करस्पॉन्डिंग मिलता है, 60 डिग्री के। तो मेरे को मिल जाता है π/3 या फिर 60 डिग्री। ऑप्शन में रेडियन में दिया गया या फिर डिग्री में दिया गया, ये आप देख लो, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सही ऑप्शन है उस पर टिक लगा सकते हो आप। तो ये था। चलो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या है भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका, इसके बाद ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और इसी को कहा जाता है ऑपरेशंस। इससे होता क्या है, करते क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज ए सिंपलेस्ट प्रोसेस टू ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल बात समझ आ रही है?
यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो ये कहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस, इज ए एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बस ये है, कुछ नहीं है। 3 रूल हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला रूल क्या है? पहले रूल में ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा सा। पहला रूल ये है कि आर किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। दिस इज द सिंबल फॉर इंटरचेंज। और इंटरचेंज अगर करोगे तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जिस तरह कोई साइन चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता, नथिंग एट ऑल, इंटरचेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे रूल में ये कह रहे हैं कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। किसी भी रो को कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अगर आपने 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो सभी एलिमेंटों में करो, नो। किसी पर्टिकुलर रो में करना चाहते हो करो, कोई इश्यू नहीं है। मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाई जाती है और फिर ये कराया जाता है। बट मैं डायरेक्ट आपको करा रहा हूं, फॉलो कर ले रहा हूं। ठीक है जी। तीसरा और आखिरी रूल ये है कि किसी भी रो के अंदर किसी भी रो को चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? उस रो के अंदर किसी दूसरी रो का कोई भी स्केलर मल्टीपल ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बस ये 3 रूल है, एक बार फिर से देखते हैं। पहले रूल में कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जबकि हम उसका इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं बाय मींस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो पहला रूल ये कहता है कि किन्हीं भी 2 रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कंस्ट्रेन नहीं है, कोई शर्त लागू नहीं होती, कर सकते हो। ओके, तो दूसरा रूल क्या हुआ भाई? दूसरा रूल में ये कहता है कि किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई इश्यू नहीं है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई करनी है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा और आखिरी रूल ये है कि किसी भी रो के अंदर किसी भी रो के अंदर किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा? ध्यान ये रखना होगा कि जिस रो को आप चेंज कर रहे हो कुछ इस तरीके से कि उसके अंदर किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब उसको ऐसे ही रखना है। ये नहीं कि उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, नो। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। इसमें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई इश्यू नहीं है। बस ये 3 रूल है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको समझाऊं बिल्कुल वैसे ही समझना, बिल्कुल वैसे ही। अगर आप जरा सी भी अपनी मर्जी या अपना दिमाग लगाओगे तो फिर रिजल्ट आपको काफी बड़ा नजर आएगा और थोड़ी उलझन भी होगी। तो मैं अभी तक का जितना मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है उसमें मुझे जो सिंपलेस्ट रास्ता मिला आज तक इनवर्स निकालने का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इससे पहले कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आखिर होती क्या है। अभी तक हमने पढ़ा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हम पढ़ेंगे सिंगुलर और दूसरी हम पढ़ेंगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर नाम से ही पता चलता है,
मैट्रिक्स तो है ही है, लिखने की जरूरत है तो मैं लिख देता हूं ये, ठीक है। अब इससे भी पहले कि इन चीजों को समझा जाए तो हमें समझना बेहद जरूरी है कि डिटर्मिनेंट क्या होती है। इसीलिए क्या होता है कि डिटर्मिनेंट पहले पढ़ाई जाती है और इसको बाद में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी वाले ने थोड़ा गलती कर दी, इसको बाद में देना चाहिए था, डिटर्मिनेंट के बाद में देना चाहिए था, लेकिन चूंकि चैप्टर एक साथ चल रहा है इसलिए क्या किया उसने, यही डाल दिया और इसको रोक दिया जाता है टाइम बीइंग, पहले डिटर्मिनेट कराई जाती है उसके बाद इससे वापसी की जाती है। बट कोई इश्यू नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं कि डिटर्मिनेट क्या है। डिटर्मिनेंट के बारे में वो कह रहा है कि इट इज ए नंबर, इट इज ए नंबर, और ऑब्लिक कर देता हूं चलो, और एक्सप्रेशन और फंक्शन which is associated with a square matrix, with a square matrix। बस ये याद रखना है। ये कहने की ये कोशिश की जा रही है इस डेफिनेशन के अंदर कि डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट इज ए प्योरली नंबर और एक्सप्रेशन और ए फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बन सकती है। डिटर्मिनेंट फॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे चूंकि 2x2 की बात कर लेते हैं, तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये है। मैं इसकी डिटर्मिनेंट बनाना चाहता हूं तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, दोनों तरफ जैसे मॉडुलस का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है, दो पैरेलल बार बना दो तो डिटर्मिनेंट। सिंबॉलिकली इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डेल्टा है जो ट्राइंगल जैसा दिखता है, साइंस वाले बच्चे अच्छे से समझते हैं। करना क्या होगा, करना ये होगा कि ये देखो कैसे डंडे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये मुड़े हुए हैं इसकी तरह, नहीं है ना, तो आप भी इन डंडों को सीधा कर दो और दोनों में अंतर समझ लो जरा। 80% स्टूडेंट तो यही गलती करके आता है एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती करता है। अगर ब्रैकेट दिया गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स है, और अगर पैरेलल बार दी गई है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इसको ओपन करने का तरीका होता है कि पहले मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करो और माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई। तो पहले मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस ऑफ डायगोनल की, वो कितना है 6, तो रिजल्ट क्या मिला -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब दो बातें हो सकती थी, यहां से हो सकता था कि इस डिटर्मिनेट का, यानी कि इस मैट्रिक्स की मैंने डिटर्मिनेट बनाई और इस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 आ जाती। अगर 0 आ जाती तो मेरी वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इट इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेट इज 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 आ जाए तो सिंगुलर। और दूसरी बात क्या हो सकता है कि वो 0 ना आए, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बट नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है। तो इट इंप्लाइज दैट ए इनवर्स, ऐसे लिखते हैं इसको, ए इनवर्स, ए की पावर -1 मत पढ़ना इसको, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इस यहां से किस रिजल्ट पे पहुंचे, केवल हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मान लिया मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी होती कि भाई 1 2 2 4, और मैं इसका मुझे कहा जाता कि इनवर्स बताओ, तो पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा ना कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या तो हाँ या ना।
हाँ कब, जब ये नॉन सिंगुलर हो, ना कब, जब ये सिंगुलर हो। अब रही बात ये कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से मतलब क्या, अगर इसके करस्पॉन्डिंग में डिटर्मिनेट बनाऊं तो ये मेरी डिटर्मिनेट बनी 1 2 2 4, और इसको मैं इवेल्युएट करूं मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल से, तो 4 - 4, तो क्या मुझे 0 मिल रहा है? यस, ऑब्वियसली 0 मिल रहा है। इसका मतलब ए कौन है? ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब ये सिंगुलर है तो इट इंप्लाइज दैट इट्स इनवर्स या ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो केवल किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो ये तो नॉन सिंगुलर है ना, इसकी वैल्यू तो 0 नहीं आई। ठीक, अब यहाँ पे एक बार टाइम बताओ यार जरा, नहीं तो इसको कल ही करा पाएंगे। सर 650। तो चलो थोड़ा सा तो कराता हूँ मैं, क्योंकि मेरी ये एक ऑफलाइन क्लास होती है कि स्टूडेंट आता है ना, उसको पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा पड़ोस में ही रहता है मेरे, बैठा हुआ है। तो ये चलो, तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन चूज किया, क्वेश्चन पेपर में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ आएगा कि भाई आपको इनवर्स निकालना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या आपको इनवर्स निकालना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं आएगा। इट्स अप टू यू वेदर यू गो थ्रू रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स और यू चूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल। तो ये तो आपकी मर्जी है। तो इजी जो पड़ता है इसमें वो रो ट्रांसफॉर्मेशन पड़ता है। रो में क्या है कि ऊपर और नीचे रो दिखाई देती हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, कॉलम थोड़ा हटके है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दूं तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक, या फिर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। चलो ऐसे करके आगे पीछे लिख देता हूं, यहाँ पे मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं तो पड़ेगा। अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को चूज किया तो मुझे अपनी इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, जो जो मैं बोल रहा हूं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन को चूज किया फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मुझे अपनी इक्वेशन को ऐसा लिखना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है। कॉलम अगर हम यूज करेंगे तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, और अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन को चूज किया तो फिर हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2x2 ऑर्डर की, और वो मैंने ले ली 1 2 3 4 सपोज, ये मैंने ले ली। ठीक है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स मैं निकालना चाहता हूं। तो इस आइडेंटिटी के अंदर डाल दो ए, ये रही, क्या है 1 2 3 4, और इज इक्वल टू ये रही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इनटू ए का मतलब ऐसे लिखना आप, ये नहीं तो बार बार यही लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाता है। ए को ऐसे ही लिखते जाना। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का यानी बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। एक दूसरे की इनवर्स कहलाएंगे ना।
भाई अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाए, जैसे नंबर सिस्टम के अंदर, भाई 5 को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मिल जाएगा। और 1 कौन होता है नंबर सिस्टम में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये तो कट ही गया ना। तो इसका मतलब 5 का इनवर्स कौन था? 1/5। उल्टा, और अगर मैं 1/5 की बात करूं तो कौन था? 5। तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अब हम हमारा एंटायर प्रोसेस क्या होगा? एंटायर प्रोसेस ये होगा कि हम जितने ऑपरेशन करेंगे सब रो में करेंगे। बीच में कॉलम ऑपरेशन कर दिया तो गलत हो जाएगा। और अगर कॉलम ऑपरेशन चूज किया तो मतलब इस तरीके से लिखेंगे, यानी ये बाद में आएगी, ये पहले आएगी। ठीक है, ऐसे रखेंगे। और अब फिर हम क्या करेंगे? अगर हमने कॉलम ऑपरेशन को चूज किया तो उसके बीच में कहीं भी रो ऑपरेशन नहीं लगेगा। अगर रो लग गया फिर गलत हो गया। यानी रो ऑपरेशन चूज करने का मतलब, या रो ट्रांसफॉर्मेशन चूज करने का मतलब, सारे ऑपरेशन रो में लगाने, कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। और अगर कॉलम को चूज किया गया तो फिर रो में नहीं लगाना। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ठीक। अब हम करने क्या वाले हैं? हमने ये तो समझ ही लिया कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाए तो हम कह सकते हैं इन दोनों में से कि B इज द इनवर्स ऑफ A। ठीक है, या फिर A इज द इनवर्स ऑफ B। लेकिन हमें तो चूंकि A का इनवर्स निकालना, तो A के इनवर्स का मतलब क्या है? वो जो भी मैट्रिक्स B आएगी वो हमारा A का इनवर्स कहलाएगी। देखो क्या करेंगे, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन हम राइट साइड में लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा साइन ऑफ इक्वलिटी है ये बैलेंस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर रखी हुई मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे तो करस्पॉन्डिंग चेंज आइडेंटिटी बनाने के लिए जो यहां होगा वो इधर भी तो करना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स बदलती चली जाएगी, इसका रूप बदलता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये आइडेंटिटी में बदल जाएगी। तो कुछ ऐसा नजर आएगा फाइनली कि ये तो हमारी चली गई आइडेंटिटी बन गई, थोड़ी देर के बाद बनी जाएगी। और ये मैट्रिक्स कुछ अपना नया रूप ले लेगी, ये आ गई। ठीक है, और इनटू ए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई को दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई को आइडेंटिटी दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहलाएगी। तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ गई है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा और इसको हम कल ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोसेस है, समझाने में बहुत टाइम लगेगा। फिर 3x3 का भी कराना है। तो कल इसको बाकी कंटिन्यू करते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Thank you. ओके।